Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका favorite show for finance, stocks, economics and everything business. KSE 100 index ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंच किया. This week closing yesterday at 166,800 points. Market शुरू हुई with strong heavy buying in bank and energy sectors. लेकिन midweek profit taking ने momentum को थोड़ा slow कर दिया. Investors cautious रह रहे हैं क्योंकि IMF review और fiscal policy clarity का wait चल रहा है. Institutional funds selectively buy कर रहे हैं large cap names in oil and banking. जबकि cement और tech sectors continue कर रहे हैं pressure face करना. Overall trading volume improve हुई significantly. Nearly 1 billion shares traded during the week, showing कि liquidity gradually return कर रही है to the market. मतलब कि market में activity वापस आ रही है. लेकिन conviction अभी भी partial है. The good news, local investors active हैं even though foreign participation limited रही. Market sentiment अभी is one of cautious optimism. एक साइड पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं और दूसरी साइड पे अनसर्टेनिटी अराउंड टैक्सेस, पॉलिसी डायरेक्शन एंड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस परसिस्ट्स. 67,500 लेवल रिमेन्स अ मेजर रेजिस्टेंस जोन. इवन अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रैली पुश कर सकती है इंडेक्स को टूवर्ड्स 169,000 पॉइंट्स. लेकिन अगर सेंटिमेंट वीक होती है तो सपोर्ट बैठी हुई है एट 65,000. The current market is almost 500 plus, with this, again the banking sector pulling up the index, with Bank Al Habib contributing 78 points, Pioneer Cement 42 points, the PSX stock contributing 36 points, Angro Age 21 points, Habib Metro Bank 19 points, PTC 16 points. On the losing side, Fauji Fertilizer is pulling the index down by 58 points, UBL Bank by 52, OGDC 36, Bank of Punjab 35 points, Mari Petroleum 32 points, and PPL and Lucky both combined around 40 points. Now, moving toward key economic developments. पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिवाइव किया है प्रॉफिट रिपेट्रिएशन प्रोसेस आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ डिले. कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रॉफिट रिपेट्रिएशन का मतलब है कि जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में प्रॉफिट बनाती हैं वो पैसा वापस बाहर भेज सकती हैं अपने डिविडेंड्स वापस अपने होम कंट्रीज़ में. जब ये परमिशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है बिकॉज देयर फंड्स गेट स्टक. अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक्स लेटेस्ट डेटा, इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फिस्कल ईयर 26, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने रिपेट्रिएट किया अराउंड $750 million इन प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, an 85% increase compared to last year. ये surge mainly आई through oil, telecom, banking sectors. यहाँ एक interesting balance नज़र आता है. It's positive because it shows कि foreign companies are making real profits here. लेकिन it also means that instead of reinvesting locally, they're sending that money abroad, creating a foreign exchange outflow. तो जब business activity revive हो रही है, capital retention अभी भी weak है. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो पाकिस्तान को फ्रेश फॉरेन इन्फ्लोज और स्ट्रॉन्गर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी टू स्टेबलाइज द रिजर्व्स, वरना फोरेक्स प्रेशर फिर बिल्ड हो सकता है, स्पेशली विद राइजिंग ऑयल इंपोर्ट्स. नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म. SECP ने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस मैंडेटरी बना दिए हैं फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज. ये सेशंस रिक्वायर करेंगे कि CEOs और CFOs पर्सनली इंगेज करें विद इन्वेस्टर्स, एक्सप्लेनिंग देयर रिजल्ट, स्ट्रैटेजी एंड फ्यूचर आउटलुक विद इन 30 days ऑफ देयर AGM. पहले कंपनी सिर्फ रिजल्ट्स पब्लिश करती थी और एनालिस्ट ईमेल्स तक लिमिटेड होते थे, लेकिन अब डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स भी कंपलसरी. ये ट्रांसपेरेंसी का नया एरा शुरू होता है. बेनिफिट्स: फर्स्ट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विल ग्रो एज टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन देयर बिजनेस themselves. सेकंड, मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी बिकॉज इन्वेस्टर्स कैन मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. एंड थर्ड, दिस इज अ चांस फॉर द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू इन्वॉल्व फ्रॉम speculative trading to a more research driven mature market. तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, फोकस करें उन कंपनीज पे जो ट्रांसपेरेंट हैं, एक्सेसिबल हैं और अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस में एक्टिव रहती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्लैरिटी पे बिल्ड होती है, शोर पे नहीं. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे रुपी स्टेबल रहा अराउंड 278 पर डॉलर. ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सॉफन हुई और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अंडर कंट्रोल रही. स्टेट बैंक कंटिन्यू कर रहा है अपना न्यूट्रल स्टांस, लेकिन दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग कुड ब्रिंग सम डायरेक्शन, स्पेशली अगर IMF रिव्यू स्मूथली जाता है. ओवरऑल ऑप्टिमिज्म इज स्लोली रिटर्निंग, रिफॉर्म्स आर प्रोग्रेसिंग एंड फॉरेन सेंटिमेंट इज कॉशियसली टर्निंग पॉजिटिव. बट सस्टेन मोमेंटम डिपेंड करेगा पॉलिसी कंसिस्टेंसी पे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे. Moving on, NEPRA ने finally issue कर दिया its multi-year tariff review for K Electric.
covering 2024-2030. Earlier approved tariff था rupees 39.97 per unit. It's been revised down to rupees 32.37, which is a 20% reduction. K Electric strongly disagree कर रहा है. वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है और दोनों कंपनी और कंज्यूमर्स को हर्ट कर सकता है. अब कंपनी इस डिसीजन को लीगली चैलेंज करने का प्लान बना रही है. दिस मूव सिग्नल्स राइजिंग रेगुलेटरी प्रेशर ऑन यूटिलिटीज़. कंपनीज जैसे के इलेक्ट्रिक विल नाउ नीड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी आफ्टर सो मेनी ईयर्स of hope and service quality to maintain their profitability. Now to trade and external data. Pakistan का September trade figures ने reveal किया कुछ surprising shifts. China हमारा top import partner रहा with imports up 32% to $1.66 billion, showing कि पाकिस्तान dependent हो गया Chinese machinery पे, electronics और raw materials पे. Imports UAE में गिर गई by 22.5%, Saudi Arabia 9.9%, mainly due to lower fuel imports. दूसरी साइड पे इंडोनेशिया ने 32% इंक्रीज देखा ड्रिवन बाय हायर एडिबल ऑयल एंड कोल इंपोर्ट्स. मतलब कि पाकिस्तान अपनी कमोडिटी सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहा है जो एक हेल्दी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. एक्सपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं एक बहुत मिक्स्ड पिक्चर. यूएस टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन $530 मिलियन, अब 3.7% ईयर ऑन ईयर. चाइना की तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स फेल 11.8% एंड एक्सपोर्ट्स टू स्पेन इंक्रीज़ हुए 14%, जो सॉलिड डिमांड दिखाता है फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल. सिंपल वर्जन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेस बहुत नैरो है, टेक्सटाइल हैवी, लेकिन यूएस से डिमांड और यूएस और यूरोप से डिमांड बहुत स्टडी होल्ड कर रहा है, हालांकि ग्लोबल स्लो डाउन आया है. In another major development, Pakistan ने रिसीव किए 7 international bids for Roosevelt Hotel in Manhattan, including from Citigroup, Morgan Stanley, CBRE consortiums. ये हमारी गवर्नमेंट प्लान करती है टू लीज या फिर रीडेवलप दिस प्रॉपर्टी इनटू मिक्स्ड यूज कमर्शियल साइट अंडर अ जॉइंट वेंचर मॉडल. ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, शोइंग कि पाकिस्तान की इंटेंट है टू मोनेटाइज डोरमेंट फॉरेन एसेट्स एंड अट्रैक्ट कैपिटल थ्रू स्ट्रक्चर्ड डील्स. अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये सेट कर सकता है एक न्यू प्रेसिडेंट फॉर एफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन अब्रॉड. ग्लोबली एनर्जी मार्केट्स ने रिन्यूड वॉलेटिलिटी देखी. ऑयल प्राइसेस फिर से गिरी, ब्रेंट अराउंड $61 per barrel, WTI 57 amid US-China trade tensions and cautious trading ahead of the Trump-Xi meeting. ड्रोन अटैक्स जो रशिया पे हुए और रिफाइनरीज पे टेम्परेली डिस्टर्ब कर दिए सप्लाईज को, लेकिन ओवरऑल टोन अभी भी बेरिश है क्योंकि ग्लोबल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फास्टर दैन डिमांड. द IEA हैज़ इवन वार्न्ड कि 2026 तक दुनिया ओवर सप्लाई रिस्क फेस कर सकती है ऑफ 4 मिलियन बैरल्स पर डे, मीनिंग ऑयल प्राइसेस माइट स्टे लोअर फॉर लॉन्गर, विच इज़ ग्रेट फॉर पाकिस्तान एज एन ऑयल इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री. ऑन द गोल्ड फ्रंट, गोल्ड ने $4,375 per ounce रीच किया एंड देन करेक्टेड टू 4265 डाउन 2%. उसके बाद गोल्ड फेल 6.5%, which is a massive after a massive 2-month rally of 23%. Analysts believe करते हैं कि this is a consolidation phase before the potential next rally. Given के expectations of US Fed rate cuts और ongoing geopolitical uncertainty boost कर रहे हैं safe haven demand को. Finally, some disappointing news from the telecom sector. PTCL reported a 1.2 billion rupee loss compared to a profit last year, although revenues 12% increase हुए. High costs and pension liabilities ने profitability को drag down किया, not a buy or sell call. Operating profit improve हुआ, लेकिन एक one time expense ने flip किया bottom line को negative. ये एक reminder है कि telecom companies के लिए efficiency और cost control बहुत major challenge रहते हैं. पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्स सिग्नल्स दिखा रही है. इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइज कर रहे हैं शार्पली, एक्सपोर्ट्स टू द US आर स्टडी. गोल्ड एक हेल्दी पॉज ले रहा है और PSX कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी भी मिसिंग है एंड उनके बगैर सस्टेन मोमेंटम बहुत मुश्किल है. So on that note, we're going to take a very short break. After the break, we'll be back. We have a very special guest with us. हमारे साथ मौजूद होंगे Mr. Suhail Wajahat, who, as you guys know, has had a very long taluk with our finance ministry, the energy ministry, with big companies like PSO, where he has stayed the chairman, and he is also a serial entrepreneur. He is the director of many public listed companies in the Pakistan Stock Exchange. He's on the board of directors. So don't go anywhere. Stay with us. We'll be right back. We're taking a very short break. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan.
Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know who would be joining us today. So Sohail Wajahat साहब is with us once again on the show. Sohail साहब आप लोगों को पता है कि he has a long-running ताल्लुक with the finance ministry, with the energy ministry. He's been the chairman of big companies. He's on the board of directors of many companies, there are some of which are also listed in the Pakistan Stock Exchange. So without further ado, thank you so much for joining us, Sohail साहब. Thank you very much. So, sir, सबसे पहले let's discuss. There are a lot of companies that are exiting Pakistan right now, right? वो operationally अपने आप को close down कर रही हैं और वो distribution models पे shift हो रही हैं in Pakistan. And as you told me earlier, आप भी बहुत सालों से कह रहे हैं, now it's finally happening, and you've been warning about this for years. तो पहले स्लो था, अब ज़्यादा हो गया. अब उसकी जो एग्जिट है काफ़ी का हो गया. पहले एक एक दो दो करके जा रहे थे. बिल्कुल. So, what are the reasons? देखिए, हमारी सबसे पहली बात, मैं क्योंकि भूल ना जाऊँ, मैं 4-5 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताने ज़रूरी हैं. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी. पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है इकोनॉमी की. देखिए, जब तक आप मिसाल के तौर पे इकोनॉमी को आप एज अ चैलेंज नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते. और इकोनॉमी खुद इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ठीक कर सकें. बिल्कुल. वो एक उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें बिजनेस है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, रेमिटेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, एंड सो ऑन एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम करने की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ाने की. तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किसी का टैरिफ आ जाता है, कभी किसी का टैरिफ आ जाता है, कोई बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है, गैस का होता है, उसकी वजह से. और इसी में बहुत सारे टैक्सेस हमारे तकरीबन 60% हैं. यानी अगर मैं 100 रुपये कमाऊँगा तो उसके बाद 40 ही मेरे पास बचेंगे. 60 में, अच्छा 60 भी मैं दे दूँ जिसके अगेंस्ट मुझे कुछ मिल रहा हो, तो मुझे कोई तकलीफ़ ना हो कि भाई मेरी एजुकेशन फ्री हो गई, मेरा सिक्योरिटी फ्री हो गई, मेरी बिजली पानी ये वो सोशल सिक्योरिटी फलाना डे में. लेकिन मुझे उस 60 रुपये के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता, तो ये मैं उसे समझता हूँ कि मैंने शायद खड्डे में डाल दिया. और 40 रुपये मैं अपनी जेब में रह के अपने आप को फिर दोबारा से मार्केट में आता हूँ. तो वो क्योंकि इकॉनमी के लिए जो मार्केट है ना, वो या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या किसी पैसे वाले के लिए उसका कोई लॉयल्टी नहीं होती किसी चीज़ से. उसकी लॉयल्टी होती है अपने बॉटम लाइन से. और बॉटम लाइन उसको जिस मुल्क में अच्छी नज़र आएगी अपने बिजनेस में कि 100 रुपये लगा के यहाँ मैं 2 रुपये कमा सकता हूँ, यहाँ 10 कमा सकता हूँ, तो जहाँ वो 10 कमा सकता है वहाँ कमाएगा. वो नहीं जाए, रुकेगा नहीं, वो फ़ौरन चला. आपकी इस वक्त देखें लोकल कंपनीज भी बाहर चली गई कुछ, और मल्टीनेशनल्स भी चली गई. और सबसे पहली शुरुआत हुई थी सीमेंस के ज़माने से कि वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुई. फिर एल्स्टॉम, फिर फलाना, फिर टिमकाना. तो अब सबके पोस्ट ऑफिस या पीओ बॉक्स क्या कहते हैं वो बॉक्स नंबर्स रह गए. बाकी तो ज़्यादातर लोग छोड़ के, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कितनी कम हो गई. सीमेंस हायर करती थी. अभी भी पीएनजी के एग्जिट की वजह से 500 पीपल आर गोइंग टू बी. और बहुत सारे. तो दूसरी वजह टैक्सेस, तो आपने खुद ही बताया कि ये टैक्सेस समझ में नहीं आते. एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम कम्पीट ही नहीं कर सकते. अच्छा, हर चीज़ में एनर्जी तो लगती है. अब या तो आप ये कहें कि आप अपना सोलर भी लगा लें, फिर ये भी फिर उस पर भी टैक्स लगा लें. मतलब ये इस तरह होता नहीं है. जो ग्रिड के बगैर आप काम चला नहीं सकते. अपने इंडिविजुअल कैप्टिव यूनिट्स लगा के एक चल जाएगा, 2 चल जाएगा, ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. फिर है आपकी डॉलर और रुपये की. किसी को यकीन ही नहीं आता कि डॉलर गिरेगा, बढ़ेगा, अच्छा होगा. स्टॉक एक्सचेंज क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है. अब जैसे इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है. एक तरफ हम कह रहे हैं कि लोग मुल्क से जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है. सर आप क्यों इतनी नफरत करते हैं स्टॉक एक्सचेंज? नहीं, नफरत की बात नहीं कर रहा मैं, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना. आप कहती हैं कि भाई इतने बिजनेस करने का माहौल नहीं है, ये नहीं है, फलाना है. तो या तो ये बात गलत है या ये बात गलत है कि स्टॉक एक्सचेंज किस वजह से ऊपर जा रही है. दैट्स तो बिकॉज हमारी बहुत अंडरवैल्यूड बैठी हुई थी स्टॉक एक्सचेंज. मेरा मकसद है वही. तो इसका मतलब है कि इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. फिर एक चीज़ आ जाती है आपकी, हमारी एलसी ओपनिंग की पॉलिसीज़ हैं, रेमिटेंसेस की पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपने जो प्रॉफिट हमने मुल्क से बाहर भेजना है, अगर किसी ने कमाना है, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
पेपर वर्क है और डिलेज होती हैं, जिसकी वजह से लोग चिढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपका रुपी 280 या 82 है और कल वो 300 हो जाता है, तो मैं अगर मुझे 15 दिन का डिले के बाद 300 में है तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया ना डॉलर में। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नज़र में, यहाँ आते आते मैं जब घर से निकला गूगल डाला तो उसने कहा आप 11 बजने में 10:55 पे पहुँच जाएंगे। पहुँचा हूँ मैं 11:10 पे, क्योंकि रोड ब्लॉक थी, इतना हाल ख़राब था। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपके पास जो आपके कस्टमर्स हैं बाहर से आने वाले, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके फॉरेनर्स आएंगे ना। बिल्कुल। फॉरेनर्स आने के लिए आपके पास इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पहले उनका एनओसी लो, फिर ये लो, फिर वो लो, फिर उसके बाद उनको वो दो, बुलेट प्रूफ कार, सिक्योरिटी दो, ये दो, तो इतना महंगा पड़ जाता है किसी भी कस्टमर को बुलाना। और अच्छा, जो एक्सपोर्ट के कस्टमर हैं वो देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ एनवायरनमेंट कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही है, हेल्थ की हो रही है नहीं हो रही है, और बाकी चीज़ों की हो रही नहीं है, सोशल हो रही है नहीं, तो वो आके आपकी फैक्ट्री विज़िट करना चाहते हैं जो भी एक्सपोर्ट है, और देखना चाहते हैं कि किस तरह से। तो वो फिर आ नहीं सकते, जब वो आ नहीं सकते तो आप उन्हें जाके दुबई मिलते हैं, तो मार्केटिंग तो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकली वो कैसे देखें। फिर वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मुकर्रर करते हैं, वो लोग उस पर वो बिलीव नहीं करते उतना, तो वो कहते हैं यार ऐसी जगह ना जाएँ जहाँ हम जाएँ भी, खुद आराम से बैठें, देखें और शांत। वो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे कस्टमर्स हमारे पास, इसके लिए सोचना चाहिए कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि कस्टमर्स आराम से आएँ। अभी एक लाहौर में जिसमें मैं गया हुआ था, शादी थी, वहाँ से उनके दोनों बच्चे बाहर पड़े थे, उनके सबके मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चे पढ़ते थे, किंग्स में, इंपीरियल में, उनके वो भी वहीं के पढ़े हुए। तो वो दोनों बच्चों के दोस्त आए, 70 लोगों ने कहा कि हम आएंगे शादी में। दुबई से बाकी चले गए 22 आए, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो आप इससे अंदाज़ लगा लें कि लोग इवेंट्स में भी आते हुए, तो ये चीज़ें जो है ना, इसको हमें, ये कोई है, हो गया है, हकीकत है, इसके ऊपर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको हमें किसी सूरत में इसको मिटिगेट करना है, इस रिस्क को मिटिगेट करना है कि इसको हम सही कर लें, क्योंकि ये सही कर लें तो ऑटोमेटिकली आपकी इकॉनमी एकदम बूस्ट कर जाएगी। और इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसमें सिर्फ माइंड सेट की बात है। फिर आपका जो है लेबर लॉज जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ ऐसे हैं कि जो, देखिए कोई भी मल्टीनेशनल जो है ना अंडर हैंड बात नहीं करता, वो उसको वो फीस देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार, लेकिन गलत काम करने को तैयार नहीं किसी भी लाइसेंस के लिए। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है, आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ वर्कर्स बहुत हैं, स्किल वर्कर्स नहीं, यानी मैन पावर बहुत है लेकिन ट्रेंड नहीं है। तो वो जो प्रोडक्टिविटी है जर्मनी में, जो 1 घंटे में काम होता है, हमारे यहाँ वो 7 घंटे में होता है। और वहाँ अगर एक आदमी वो 1 घंटे में काम कर लेता है ऑटोमेशन और बाकी चीज़ों में, वो हमारे यहाँ 4-5 आदमी मिलके 7 घंटे में करते हैं। तो उसकी वजह से कॉस्ट आपकी और प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे चली जाती है, जिसका बेहद ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी को आपने इम्प्रूव करना है। जो मैं पिछले टॉक्स में भी बोलता रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी जब तक आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं आएगी आपकी। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं है, आपके यहाँ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे नहीं है जहाँ से आप मुख्तलिफ ट्रेड के या मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे बच्चे या बच्चियाँ निकाल। हमारे यहाँ जो दूसरी साइड है, जो 50% वो भी हैं, वुमेन साइड, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। जैसे बांग्लादेश में सारी टेक्सटाइल में ख़वातीन हैं, इसमें गारमेंट्स में। हमारे यहाँ ख़वातीन की पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल है, अगर एवरेज आई होगी, अभी कहने को तो लोग कोई 20 कह देता है, कोई 15, मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा नहीं। यानी स्किल्ड में सेक्रेटरी स्टाफ हो या सफाई का स्टाफ है या ये है या जेनिटोरियल है ये, तो उसमें अगर ख़वातीन हैं तो वो कोई वो नहीं है। मैं मैनेजरियल और इस तरह की बातें करना चाह रहा हूँ, जैसे आप हैं, तो इस तरह की कितनी ख़वातीन हैं? कम है, बिल्कुल कम है। मतलब 30 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल मुश्किल से 10-15 होंगी आपकी तरह की भी। तो बस 10-15 तो कोई परसेंटेज नहीं बनती ना 30 करोड़ में। फिर आपका जो है हर चीज़ में आपको जो आपका परचेजिंग पावर है
एक कॉमन मैन की वो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जा रही। तो इसलिए आप कोई प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको या तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लोग फिर क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ में चले जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। यानी जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टाइप है या इंडस्ट्री में लगने की चीज़ें हैं या इन्वेस्टमेंट होने की चीज़ें, वो बनी नहीं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो सेक्टर बन ही नहीं रहा। तो इसके बाद, और ये सिर्फ हमारा मुल्क जो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय वो देने के लिए, जॉब देने के लिए, वो 60 फैमिलीज़ हैं, वो उन्हीं की इंडस्ट्रीज़ हैं। अब अगर वो ये तय कर लें एक दिन कि भाई हम नहीं चला सकते, तो फिर मुल्क का क्या होगा? ये बहुत बड़ा रिस्क है। मिसाल तो वो 60 सरबराहान जो हैं अपनी फैमिली के, जो 99% ऑफ द बिज़नेस को उनके पोजीशन में है और उनकी फैक्ट्रीज हैं, और वही वो हैं एम्प्लॉयर्स, तो वो ये कहें कि साहब हम तो नहीं चल रहा, हम बंद करें, आप ले लें, ख़त्म। तो फिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा क्यास होगा। तो उसको भी मिटिगेट करने की ज़रूरत है। इरिगेशन है जिसमें हम कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी है 25%, उसके अंदर भी आप पीछे से अगर देखें तो अब आजकल जैसे अनाज आपका ख़राब हो गया 83 बिलियन का, फिर आपने इस वक्त जो 10,000 क्या कुछ तय की है कीमत, वो उसमें फर्टिलाइज़र क्या है, किसान को क्या मिल रहा है। जब अगर किसान को या किसी को इंसेंटिव नहीं होगा तो वो नहीं उगाएंगे। तो आप टैक्सेस तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखेंगे टैक्स के अगेंस्ट आप क्या देना चाहते हैं। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स, पानी, बिजली, गैस, ये है ही नहीं। आप ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना जहाँ आप बैठे हैं, बिल्कुल, इसकी रोड्स की आप हालत देखें। आपको पता है कि कराची कंट्रीब्यूट्स टू 35% ऑफ जीडीपी, और आप हाल देखें। मैं कह रहा हूँ कि करे या ना करे, शहर तो है ना, पोर्ट सिटी है ना, पोर्ट सिटी में तो अगर वो जनरेट नहीं भी करे तो जनरेट करवाना चाहिए उससे। ये तो कर रहा है इस हालत में। अगर इसको आप मिसाल के तौर पर बेहतर कर दें, तो सिर्फ लाहौर की तरह कर दें, तो आप ये सोचिए कि यहाँ से कितना जनरेशन होगा। फिर आपके FBR का जो हैं पॉलिसीज़ या टैक्स की पॉलिसीज़, वो हर साल बदल जाती हैं। तो अगर मैंने आज बिज़नेस लगाना है तो मैं 10 साल देखूंगा ना कि मैं 8-10 साल मुझे क्या टैक्स देना है, क्या नहीं देना मेरा। और जब आपको इतनी रुकावटें फील होंगी तो आप थोड़ा वो कहेंगे, मैं कहूँगा यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं प्रॉफिट कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने किया तो मुझ पर सुपर टैक्स लग जाएगा, तो मैं वो भी दे के चला जाऊँगा। तो फिर मेरे जहन से ये बहुत ज़रूरी चीज़ें, ये लगती बहुत आसान है जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन इनके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि जब तक आप ABCD लिखना नहीं सीखें, आप ना सेंटेंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक्स पे तो आपको जाना पड़ेगा ना कि मुझे ABCD आएगी तो मैं एक लफ्ज़ बनाऊंगा, लफ्ज़ से फिर सेंटेंस बनाऊंगा, फिर ग्रामर सीखूंगा, फिर ये करूंगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप सीधा एक मजमून लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे या कुछ। तो इसे ये स्टेप्स हैं। फिर हमारा जो है जितने हमारे रेगुलेटर्स हैं वो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते। सर इस पे मैं एक बात करना चाहूँगी इस बारे में। मेरी एक बहुत दुखती रग है। आपको पता है मेरा मेन काम है आवाम के साथ उनको सिखाना इन्वेस्टमेंट के बारे में, और कोशिश करना कि लोग एटलीस्ट जो भी अपनी थोड़ी बहुत आमदनी कमाते हैं उसका एक थोड़ा बहुत हिस्सा इन्वेस्ट करें, राइट। अब हमारे रेगुलेटर्स हैं SECP, एज यू नो, राइट। अब बहुत सारे इदारे हैं, दस नादरा, CDC, NCCPL, इनके थ्रू बहुत सारा डेटा शेयर होता है, कंप्लायंस होती है, चीज़ें होती हैं। मैंने इन लोगों से कहा कि मैंने एक्चुअली परसों एक पोस्ट लगाई कि मैं आवाम से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या मसले फ़ील होते हैं इन्वेस्टमेंट के वक्त। मुझे लगा वो बोलेंगे हमें नहीं समझ आता डेटा कहाँ से लें, हमें पढ़ना नहीं आता, अब हमें सिखाएं। आपको पता है कोई 1200 कमेंट्स में से 700 कमेंट्स वर अबाउट अकाउंट ओपनिंग, KYC, कि हम बैंक में भी KYC करें, हम ब्रोकरेज में भी करें, हम म्यूचुअल फंड में भी करें, हम इंश्योरेंस में भी करें, और हम फिर से करते जाएं। एक बैंक के पास की हुई है तो दूसरे बैंक के पास अकाउंट खोलने में फिर से करनी है। एंड ये लोग कहते हैं नहीं, हमने आसान कनेक्ट नाम का एक नया पोर्टल बना लिया, वहाँ आप अकाउंट, अब वहाँ भी आप अकाउंट बनाएं। मैं कहती हूँ हमारा जो CNIC है जो हम सबके पास है, उसमें एक चिप है, ठीक है भाई, आप सेंट्रलाइज करते हैं कि बैंक से वो चीज़ पुल हो जाए। हो सकती है, और लेकिन वो नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं है कि हर आदमी अपनी क्या कहते हैं एक चौधराहट बनाना चाहता है, हर एजेंसी,
कि मैं जब तक क्लियर नहीं करूँगा तुम काम नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते और आसानी नहीं पैदा करना चाहते। आसानी नहीं पैदा करना, तो वही मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है ना ये जब। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे SCCP था या आपने जैसे जिक्र किया एम्प्लॉय EOBI है, सेस है, फलाना है, टिमकाना है, बॉयलर है, एनवायरमेंट दे आर टायरेंट्स रादर देन हेल्पिंग मेक इट इजी हैं। अब आप जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हाल है, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स भी, तो वो किस तरह से सर्टिफिकेट इशू हुए होंगे ये अंदाज़ा लग सकता है फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने से कि उस फैक्ट्री की वायरिंग का क्या हाल है। तो इस तरह के बेतहाशा ये एक रेगुलेटर का बहुत बड़ा, जो मैं हर आपकी टॉक में बोलता हूँ कि रेगुलेटर ठीक कर दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। सर जो रेगुलेटर है, दे आर एसेंशियली, आई बिलीव दैट सैलरीज आर पेड बाय द टैक्स पेयर, करेक्ट? सो दे आर एसेंशियली सपोज्ड टू वर्क फॉर द कंज्यूमर्स, इज फॉर द इन्वेस्टर। तो फिर व्हाट इज विद द टिरनी? दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर सिविल सर्वेंट्स। हमारे जब से आज़ादी हुई है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, गवर्नमेंट होती है जब आपके गैरों की हो ना। तो हमारी वो गवर्न करते हैं, ये गवर्न नहीं करते, सर्व करते हैं, इसलिए इनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। डेफिनेटली सर, यहाँ we'll just take a short break and then come back to this because they're constantly telling me कि एक break ज़रूरी है, तो आप लोग कहीं नहीं जाएगा। We're having a very interesting conversation with Sohail Bajaj साहब। You're watching The Inside Scoop, we'll be right back. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We are in conversation with Mr. Sohail Bajaj. So we were again talking about how difficult it is to do business. अब दूसरी एक और चीज़, एक परसेप्शन क्रिएट होता जा रहा है पाकिस्तान में कि हम कब डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, IMF कब नहीं देगा पैसे, IMF ने ट्रांजिट, हम मतलब खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, IMF ने कर्जा दे दिया। अब ये चीज़ जो इन्वेस्टर है बाहर से आने वाला, उसको अच्छी नहीं लगती है। वो कह रहे हैं ये तो खुद इंडिपेंडेंट ही नहीं है। हम कहते हैं IMF ने कहा कि टैक्स लगाओ, ये नहीं कहा। तो वो कह रहे हैं इनकी अपनी कंट्री की क्या पॉलिसी है, इन्होंने किस तरफ जाना है, डायरेक्शन क्या है। तो और हर थोड़े दिन में कोई पॉलिटिशियन खड़े होकर कह देता है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या कोई बंदा खड़े होकर कह देता है कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो जब अगर डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो कौन आदमी, किसी बैंक, कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो कोई आप इन्वेस्ट करेगा उसके अंदर जाके? तो वो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है परसेप्शन का। खुदा ना खास्ता खतरा भी है तो उसको दूर करें, बनिस्बत उसके ऊपर शोर मचाएं। और छोटे छोटे बैंडेड्स नहीं लगाने चाहिए हमें, बस, राइट? एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ, स्पेशली जो भी हम देखते हैं कि एक किसी पार्टी की टर्म खत्म होने को आती है, उससे पहले फॉरेन फ्यूल प्राइसेस डाउन, अगली गवर्नमेंट के लिए पॉइजन पिल डाल देते हैं। जान के करते हैं ना, ऑफ कोर्स लोग उनको गालियां दें। अब यही वही चीज़ है कि IMF ने कह दिया पेट्रोल बढ़ा दो। अब लोग कहेंगे जिस मुल्क का फ्यूल प्राइस भी IMF तय करता है, वो करते क्या है सारे दिन बैठ के ये लोग। फिर उसके बाद कंट्री का डेट जो है ना, उसकी कोई पॉलिसी किसी वक्त भी नहीं आई कि डेट उतारेंगे कैसे। ये होता है कि डेट बढ़ गया, डेट इतना हो गया, इतना लोन, हमने इतना देनी। किसी बजट में ये नहीं होता कि साहब हमने ये पॉलिसी बनाई है, ये टैक्सेस, ये सारी चीज़ें लगा के हमने ये तय किया कि 10 साल में हम डेट फ्री कंट्री होंगे। ये कहीं नहीं होता। चलो 20 साल में होंगे, कुछ तो एक डायरेक्शन तो दी जाए ना कि साहब हम जो ये पैसा कमा रहे हैं अपने मुल्क से या जो कर रहे हैं, उसके हम कर्जा उतार के अपने आप को कर्जे से बाहर निकाल लेंगे इतने दिन में। लेकिन वो हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं। भले आपको दोबारा कोई कर्जा लेना पड़े, लेकिन पुराने कर्जे जिसको आप रीशेड्यूल करा के, अगर आप बैंकों से भी इतने दिन के करें तो फिर उसके बाद बैंक भी आपको वो करार दे देते हैं डिफ़ॉल्टर। तो ये ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि हम अपने कर्जे उतार के किसी तरीके से जान छुड़ा लें, और जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। दुनिया के ख़िलाफ़ होने के बावजूद अगर हमने न्यूक्लियर बना लिया तो दुनिया ने कोई हमें मदद नहीं की थी न्यूक्लियर बनाने में, बल्कि रुकावट नहीं लाई। लेकिन हम क्योंकि उसमें फोकस थे और हमारे विल थी कि हमने ये करना है, तो हमने बना लिया। इसी तरह की विल अगर हम इकॉनमी के लिए पैदा कर लें कि हमने इसको ठीक करना है और कर्जा उतारना है। इकॉनमी ठीक उस वक्त होगी जब तक आप कर्जा उतार दें। एक रिजनेबल कर्जा होना चाहिए जो आपकी इकॉनमी बर्दाश्त कर सके। कर्जा तो लेना पड़ता है बिज़नेस के लिए, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल, लेकिन ये ना हो कि पुराने बिज़नेस को रीशेड्यूल कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को रीशेड्यूल कर रहे हैं और उसको उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं। यानी अपनी कमाई से कर्जा उतारना शुरू करें ना। सर्कुलर डेट का स्पाइरल बड़ा होता जाता है। तो वो मेरा कहने का मकसद है। अगर आप समझ जाए जो सुन रहा है तो बड़ी मेहरबानी होगी उसकी, और इस पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, एक आदमी नहीं कर सकता, 2-4 आदमी बैठे हैं, इतने सारे हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं, वो बैठ के तय करें कि साहब इसको इस तरह से उतारेंगे हम, और उसके ऊपर फिर अमल करें।
जैसे चाइना ने एक ज़माने में कहा था कि हम 2025 तक किसी भी फिज़िकल वॉर में नहीं जाएंगे, तो वहाँ नहीं गया, आज तक 2025 आ गया। अब हो सकता है कि कोई बात हो जाए, लेकिन 2025 में उन्होंने कहा हमारी सिर्फ फोकस इकोनॉमी, हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे। 700 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से उठा के रईस बना दिया। सर हमारे तो अपने आपस के ही मसले खत्म नहीं होते ना, वो तो मुल्क एक है। कोई चीज़ चाहिए ना आपको, कॉमन फैक्टर चाहिए मुल्क को एक करने के लिए। यहाँ तो बलोच, सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर, तो देखें हर पंजाबी का भी मसला ये है पैसे का, सिंधी का भी यही है, पठान, महाजिर, पलो, जो भी 5 कौम है। यहाँ आपका फ्यूडल सिस्टम भी तो लेकिन जब आप उसको, फ्यूडल सिस्टम से ज़्यादा फ्यूडल माइंडसेट है, शहरों में भी फ्यूडल माइंडसेट आ गया। इंडस्ट्रियलिस्ट आप कैसे समझती हैं कि वो फ्यूडल नहीं रहे, वो फ्यूडल बन गए, फ्यूडल के साथ बैठ के। तो हालांकि इंडस्ट्रियलिस्ट का दिमाग बड़ा डिफरेंट चलता है और होना चाहिए, लेकिन वो जब बैठते हैं महफिल में सारे, तो फ्यूडल का इन्फ्लुएंस आता है, तो वो कहते हैं यार ये तो बड़े मजे के काम। ऐसा ऐसा वो सब शुगर कार्टेल नहीं, उन्होंने सबने फिर एग्रीकल्चर लैंड लेनी शुरू कर दी, अपनी इंडस्ट्री भी लगाई। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हम प्रॉफिट वहाँ शो करेंगे, लॉस यहाँ शो करेंगे। तो ये एक माफिया सा बनता चला जाएगा जब तक कि आप, किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सब ज्यादा पैसा कमाएंगे। नहीं, और वो एग्रीकल्चर भी इस्तेमाल होगा ना, उससे उसको आप वैल्यू ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, मेरिट पे हम किसी को लगाते ही नहीं, ना गवर्नमेंट में, ना रेगुलेटर में, ना किसी को, सब सिफारिश पे लगते, पर्ची पे सब अपॉइंट हुए, उन्हें काम का ही नहीं पता कि क्या करना। आप जो ये कह रही है ना कि रेगुलेटर ये कह देता है, वो ये कह देता है, वो इस वजह से कि 90% हमारे यहाँ जो लोग हैं वो सिफारिश पे लगे, इवन द रेगुलेटर्स, हर जगह पे, क्योंकि उन्हें अपना काम समझ, अगर आता होता तो ये काम आप आज शिकायत नहीं कर रही होती। देखिए, मेरी तारीफ कौन करेगा? मेरा कस्टमर ना। अगर मेरा कस्टमर मुझसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है मुझे काम नहीं आता। और आप सोचें, आप कस्टमर को बोल रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, और कहीं आप मार्केट में कभी आप अगर कोई कपड़े की दुकान वाला भी ये नहीं कहता कि तुम पागल हो, तुम्हें पता ही नहीं कपड़ा क्या होता है। वो हमेशा कहता है कि सर आपको मैं अच्छा दिखाता हूँ, आप अच्छा ये नहीं पसंद आप करते, ये देख लें, मैं हूँ, कुछ दिखा देते हैं, मैं आपको ये कर देता हूँ, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, वो आपकी तारीफ कर, ये नहीं कहता आप पागल हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं, पता ही कुछ नहीं, टेस्ट नहीं, आप पहले जाएं कपड़ा देख के आए, अकल ही नहीं है। वेरी ट्रू, ये नहीं होता। कस्टमर इज को आप किंग बनाते हैं, उसको समझाते हैं। तो मेरी कॉम्पिटेंस क्या है कि मैं काम भी करूंगा, मेरा कस्टमर मेरी तारीफ भी करे कि यार मुझे सर्व कर रहा है, ये नहीं कि मुझे डिक्टेट कर रहा है या गवर्न कर रहा है। तो ये वाला मसला है। आपने जैसे अभी अपना बताया कि आपने जो वो किया पोस्ट, उसके जवाब में आया कि अवाम ही पागल है जी, तो अवाम कैसे 300 चलें, आप कहते हैं अवाम ना समझ है, तो उसको ना समझ किसने बनाया है और उसको अनएजुकेटेड किसने रखा है? वो भी रेगुलेटर नहीं रखा है, वो किसी और जगह है रेगुलेटर। देखिए ना, 72 रेगुलेटर है ना, कोई इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, कोई इसको कर रहा है। सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम है और अपने चौधरीपन। हालांकि सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी वर्किंग फॉर द बेटरनेस ये मेंटालिटी को फ्यूडल कहते हैं, जो आपने अब कहा ना, ये हमारी रेगुलेटर की भी मेंटालिटी। और अब हर रेगुलेटरी अम्ब्रेला को देखें ना, तो उसके अंडर जो भी आता है वो सर 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 सर, यही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या है? Why do they do this? Because it is not merit. आप मेरिट पे नहीं है तो सर के अलावा क्या करेंगे? आप समझा ही नहीं सकते, अपनी बात नहीं समझा सकते। देखें, जब अगर मैं कोई आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो नाराज़ हो जाऊंगा, या आवाज़ ऊंची कर लूंगा, या बदतमीज़ी करूंगा, ताकि बात ही ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे से सवाल ही ना पूछे। लेकिन अगर मुझे पता होगा तो मैं आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। इस लफ्ज़ से नहीं समझेंगी तो इस तरह से समझाऊँगा, उस तरह से समझाऊँगा, लेकिन बात अपनी पूरी करूँगा मुकम्मल कि भाई ये चीज़, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक पार्टी खड़ी होती है, वो दूसरी पार्टी के धज्जियाँ उड़ा देती है, अच्छी चीज़ की भी, बुरी चीज़ की भी। देखें, हर जगह अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी होता है, ये नहीं होता कि हर चीज़ बुरी है। तारीफ़ करना हमें पसंद ही नहीं है। भाई अगर अच्छा ये स्टूडियो आपका अच्छा है तो मुझे कहना चाहिए कि भाई बोल 365 चाहे रास्ता आने का मुश्किल है, और अगर रास्ता मुश्किल है तो उसको कहना है कि रास्ता मुश्किल है। यानी आपने फैक्ट्स पे बात करनी है कि स्टूडियो अच्छा है, चीज़ भी अच्छी है, प्रोग्राम भी अच्छा है, लेकिन रास्ता तो चलो भाई रास्ता ठीक कर लेते हैं, फोकस उस पर करते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टूडियो ही बेकार, पहले तो स्टूडियो को क्योंकि स्टूडियो मेरे किसी कंपटीटर का, तो उसको गालियाँ दो, और उसके बाद कहो कि रास्ता भी बेड़ा कर रखा है, फिर उनको भी। तो इस तरह हमारी जो
जब पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे की बुराइयां शुरू करते हैं या लड़ाइयां शुरू करते हैं, उसमें ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाहर से लोग जो सुन रहे होते हैं वो कहते हैं यार इस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली। आपने कहा ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलां। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं ना इस मुल्क में। हमारी कौम कितनी रेजिलियंट है कि अब कुछ इतना हंगामा नहीं करती। कितनी कोशिश की गई कि लड़ाई हो जाए, फिसाद हो जाए, सिविल वॉर करा दें, ये करा, लेकिन नहीं हुआ ना। लोगों ने समझदारी से काम लिया। तो इस कौम को आप कहते हैं नासमझ है? मेरे हिसाब से तो ये कौम बड़ी समझदार है कि किसी के चक्कर में नहीं आई अभी तक। लेकिन कौम में भी एक हद तक बर्दाश्त होती है, वो बर्दाश्त क्रॉस ना हो। और फिर सिविल अनरेस्ट होता है तो आप जेल में डाल देते हैं सबको, और आप नहीं, सिविल अनरेस्ट तो छोटा होगा तो अब आप जेल में डाल देंगे। अगर बड़ा हो जाए बांग्लादेश की तरह तो आप जेल में नहीं डाल सकते ना। अच्छा, अब जैसे केसी का आज या कल में टैरिफ आया, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या। सही बता रहा हूँ कि क्यों आया, क्योंकि टैरिफ तो एक चल रहा था ना। उस टैरिफ का मैं आज तक समझ में नहीं आया कि उसमें जो पॉइंट्स थे वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। आप अगर देखें तो 10-15 टैक्सेस हैं, कोई अच्छी खासी बैलेंस शीट है आपका। आपने कभी केसी का बिल पढ़ा है अपना? नहीं एक्चुअली। आप अपना केसी का बिल, मैं सिर्फ कैपेसिटी वेवर चेक करने के लिए देखती हूं। उसे छोड़ें, आप उसको देखें, बिल को पढ़िएगा, उसमें पूरी बैलेंस शीट आएगी। ये इनकम टैक्स, ये फलाना टैक्स, ये टीवी का टैक्स, ये इसका टैक्स, ये उसका टैक्स, ये फ्यूल एडजस्टमेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये फलाना, ये बेसिक चार्जेस, ये पीक आवर चार्जेस, ये फलाना। यानी बाकायदा एक कंपनी की जैसे बैलेंस शीट होती है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का एक बना हुआ है। और उसके बाद वो टोटल बिल बन के आपको, यानी बिजली आपने खर्च की 10 रुपए की और आपका बिल आया 50 रुपए का। अच्छा, जितने कम यूनिट होंगे उतना पर यूनिट कीमत ज़्यादा हो जाती है उसकी, क्योंकि टैक्सेस तो सिमिलर ही रहते हैं ना, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ जाता है। तो अब नया टैरिफ लाने की ज़रूरत क्या है? आपने हर एक को डिस्टर्ब कर दिया ना। अब हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि ये नया टैरिफ क्यों आया। एंड दिस हैपेंड राइट आफ्टर अभी जो शेयर होल्डिंग का ड्रामा हुआ था विद यू नो। तो लोग ये समझते हैं कि यार इसमें क्या घपला है, उनसे क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने हमारी जो कोई भी इंडस्ट्री चलेगी उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट केईसी के टैरिफ का भी होगा। अब आपने टैरिफ ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दिया तो 2-3 दिन तो जो बंदे हैं वो कॉस्ट रिकैलकुलेट करते रहेंगे ना अपनी, कि मैंने इस टैरिफ पे क्या करना है, इस टैरिफ से कैसे करूं, क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया, किस तरह रोकूं, किस तरह करूं। नो कंसिस्टेंसी। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि ऑल ऑफ अ सडन हमें एकदम से सोते सोते ये क्या ज़रूरत पड़ती है। भाई साहब, पाकिस्तान में एक टैरिफ चल रहा है, एक तरीके से समझा। किसी ने आज तक आके, किसी यूटिलिटी ने या किसी के चेयरमैन ने आके, नेपरा के या ओगरा के आगे हमें प्राइसिंग का तरीका नहीं बताया। आवाम को बता देना कि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपका फ्यूल प्राइसेस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपकी गैस प्राइसेस और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो ना मुझे परेशानी होगी ना आपको, कि आपको पता होगा कि यार हाँ जस्टिफाइड है, ये सही कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। अब आपको पता ही नहीं होता, फ्यूल एडजस्टमेंट निकल गया, आ गया, चला गया, वो जो घपला मर्जी करते रहे आपको नहीं, आप पकड़ सकते, ऑडिट कर ही नहीं सकते, अपने बिल का ऑडिट नहीं कर सकते, जो इतना सा होता है। कोई ऑडिटर मुझे उस बिल का ऑडिट करके बता दे कि ये मेरा बिल सही आया है या गलत आया, उसमें हर चीज़ में घपला नज़र आएगा। तो अब ये इरिटेंट्स हैं इकोनॉमी के। इकोनॉमी एक डिश का नाम है, लेकिन उस डिश के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी चंद मैंने मिसालें दी, कुछ आपने दी। और अगर आप आवाम से पूछें तो इससे ज़्यादा वो आपको बताएंगे कि हमें ये भी इरिटेंट है। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लेकिन वी डोंट केयर व्हाट दे से। आप इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। डेफिनेटली। कि मैं पहुंचूं कैसे अपनी जगह पे काम करने के लिए। हर एक के पास तो गाड़ी स्कूटर नहीं है ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। फिर दूसरी उसका टाइम खर्च होता है, वो लटक के जा रहा है। अगर है भी तो ऐसा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो थक गया, जाते जाते इतना थक गया कि उसने कहा उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी चली गई। ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। बिजली आ रही है रात को मेरे घर पे या नहीं, अगर वो रात को मैं सो ही नहीं सका तो, या मेरे घर में कितने मच्छर काट रहे हैं मुझे, गंदगी है चारों तरफ, फिर मेरा पानी ख़राब है तो मेरा मैं बीमार हो गया, पानी सही नहीं आ रहा, मेरे घर में पानी नहीं है नहाने के लिए, अब मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो वो बेचारा पहले जाएगा कहीं से मोहल्ले के नल से पानी ड्रम में लेके आएगा, फिर नहाएगा, फिर अपने आप को रिस्पेक्टेबल तरीके से बनाएगा। तो ये इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है 100%। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी फलाना पी, ये डेफिसिट, ये
इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो कैलकुलेशन के मेथड है। फ़र्क ये है, पानी है, बिजली है, गैस है, घर पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें होंगी तो जीडीपी बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिसिट कम होगा, कंट्री हैज़ टू ग्रो एंड देन द इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप चलेंगे। आपने यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ आपकी रिफाइनरीज हैं, इनकी रोडों पे आप जो टैंकर चलते हैं, मैं ख्याल है 2-3 दिन के बाद चलने के 1-8 साल के बाद उनको स्क्रैप करना पड़ता होगा, इतनी ख़राब रोड है। बिल्कुल। या आप इधर आपके थोड़ा सा आगे जाएं ना उस तरफ, अगर आप पुल पे ना चढ़ें और उस तरफ चली जाएं पुल से नीचे और फिर रिफाइनरीज की तरफ जाएं, या इनके वो आता है ऑयल वगैरह, वो रोड है ही नहीं। अच्छा, उस पर मैं समझ नहीं आता वो टैंकर आते कैसे हैं ये उसके ऑयल के, और वो बेचारे आते हैं ढूंढते पुड़ते ये करते, वो यानी इकॉनमी के हमारे यहाँ गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में वो ये समझते हैं कि हमारा जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्री के चारों तरफ वो जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, बस ये है इकॉनमी। ये देखें कितना साफ सुथरा है। देखें आप किसी से जाएं वहाँ पूछोगे यार बाहर देखो ना कितना खूबसूरत, देखा हमने ग्रीनरी की हुई है, और बस वहीं दरवाजे बंद, कितने अच्छी दरवाजे, बस ये ठीक है। जिस जगह काम हो रहा है उसका क्या हालत है वो उनको पता ही नहीं। डेफिनेटली। तो जब उन्हें पता ही नहीं है, वो कभी जाते भी नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं करते कि जाके विजिट करें इकोनॉमी के मैनेजर्स जो हैं कि भाई ये बेचारा क्या कर रहा है इस फैक्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री के मजदूर की हालत क्या है, इसके लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं ना। रेगुलेटर भी नहीं जाता, रेगुलेटर कहता है साहब आप इतने पहुँचा दें सर्टिफिकेट आपके घर आ जाएगा। अक्सर जगह पे मैंने सुना है लोग यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अब सच है या झूठ है ये तो वही बताएगा, ये है हो गए हकीकत तो 10 आदमी कह रहे हैं ना। तो जो आपका पॉइंट है ना कि इकॉनमी को कैसे ठीक किया जाए, उसका मेरा तजुर्बा जो कहता है, इतने साल हमने फैक्ट्रियाँ भी चलाई, मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया, उसका एक ही चीज़ है कि आपने हर चीज़ को एक साथ एड्रेस करना है और फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करने की बजाय आप एक दफ़ा, अच्छा इन सब के पैसे खर्च हो रहे हैं, यस 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 यस, यानी आप इसके लिए कोई बजट नहीं चाहिए आपको, ना कहीं से कर्जा चाहिए, सिर्फ आपको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एफिशिएंसी करनी है, और वो सिर्फ एक वजह से हो सकती है कि आप मैन सही कर दें, 100%। हर उसको स्टॉक वाले रेगुलेटर को सही कर दें। नहीं सर, मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जहाँ कोई मसला आता है मैं ब्रोकर से पूछती हूँ, मैं एसेट मैनेजर से पूछती हूँ, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नहीं, वो उनके सामने सर 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 इस तरह होते हैं क्योंकि वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ना, रुकावटें क्रिएट करना शुरू कर देंगे। एक और वजह है कि जो ब्रोकर है उसे खुद समझ नहीं आती कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लाइंस नहीं की हैं, तो ये डरता है कि जब मैं इनसे अगर लड़ाई झगड़ा करूंगा तो मेरी वो कंप्लाइंस निकाल के दिखा देंगे, तू तो खुद भी नहीं काम करता। नहीं सर, इतना भी नहीं है, वो ये डरते हैं कि आगे से प्रेशर ना आ जाए, वो कुछ क्रिएट ना करे। नहीं वही ना कि उनके ऊपर उनका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, उनका ये ना हो जाए, ये जो फियर फैक्टर है ना। देखिए हमारा पूरा मुल्क इस वक्त फियर फैक्टर पे चल रहा है। Definitely. अच्छा, जब आप फियर में रहते हैं ना तो उसके दो तरीके होते हैं उस फियर को अपने दिमाग से निकालने के। एक होता है फ्लाइट, एक होता है फाइट। हम फ्लाइट तो अब अक्सर लोग कहते हैं यार कौन फाइट करे, क्या मुसीबत है, मेरे बाप का मुल्क तो नहीं है, मैं तो एक शहरी हूँ, तो मैं फ्लाई कर जाता हूँ फ्लाइट। और जो चंद बावले रह जाते हैं हमारी तरह से, तो वो हम बस बोलते रहते हैं वो अपनी जितनी भी उनकी ताकत है उस पर वो फाइट करते रहते हैं। तो फियर जो है ना, FFF में अगर आप चले जाएं इसके क्या कहना चाहिए भंवर में, तो आप ये भी एक सर्कुलर डेट की तरह ही होता है। तो वो जो है ना कि फियर होता है, फिर फाइट होता है या फ्लाइट होता है, ये सारी चीज इसका कोई इलाज नहीं है जब अनटिल अनलेस यू फियर को आप दूर करें। डेफिनेटली। या फियर को ओवरकम करें। कहते हैं डर गया वो मर गया। तो हमारी इकोनॉमी डर गई है तो मर गई है। तो डरने से बचाने के लिए आपको उसे ट्रीट करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। देखें जब आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं। बिल्कुल, कुछ नहीं करते, और आप अपनी फियर को बताते हैं कि मेरे दिमाग में ये फियर, वो उस फियर को कोई फिजिकली नहीं निकालता कि स्पून से पकड़ के वो आपको उसके सोल्यूशन बताता है, आपको उसका एक एंगल बताता है, डायरेक्शन बताता है, सोल्यूशन निकलने शुरू हो जाते हैं आपके अपने दिमाग में। और फिर आप उस एंग्जाइटी से या उस जो साइकोलॉजिकल नॉट होती है उससे निकलना शुरू हो जाता है, उससे बातें करते।
तो ये Definitely. ज़रूरी है कि हमारे मीडिया के लिए भी और उस पर भी कि हम हर मसले पे खुल के बात करें। Definitely, जितनी definitely. अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, लोग उतना डिस्कस solutions करेंगे, आएंगे. जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ डिस्कशन Yeah. होगा, आप जर्मनी जाए वहाँ हर थोड़ी देर में हर जगह पे सिर्फ टीवी पे Definitely, डिस्कशंस हो रहे definitely, होते हैं, ये definitely. गलत है, ये सही है, ये Yes. इकोनॉमी में ये होना चाहिए, इंडस्ट्री। अब हमें इस वक्त इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब फिर से आपका डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती जा रही है, जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है। तो अब लोग जो इतने हमारे जो यूथ बल्ज है जो पढ़ के निकलेगा वो कहाँ जाएगा? Where are they going to go? No, most certainly, sir, and I agree with everything that तो you have said. अब And इसके लिए जितनी दफ़ा भी ये बात बोली जाए तो लोग यही कहेंगे कि 100%. देखें, लेकिन आप ये याद रखिए कुरान शरीफ में भी बहुत नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा आया। तो लोग पूछेंगे भाई बार बार क्यों अल्लाह मियाँ कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि इंसान को आदत है जब तक रिपीट ना हो ना तो चीज़ें वो याद नहीं रखता या उस पर काम नहीं Definitely, करता। definitely. आपसे कहा है 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ो, आप ये सवाल पूछ सकते हैं भाई 5 क्यों पढ़ें, एक ही दफ़ा पढ़ लेते हैं सुबह उठ के, क्यों 5 दफ़ा पढ़? लेकिन वो इसलिए कि आप याद रखें कि आपने ये करना है। तो इसलिए रिपीटिशन जो है ना, लोग कहते हैं यार ये तो उसने भी कहा था, ये तो उसने भी कहा था, ये तो आपने भी कहा था। सही है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है जब तक हो ना जाए। Definitely, definitely. जब हो जाएगा तो Well, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कहेंगे वाह वाह मुल्क Definitely. बहुत अच्छा हो गया, हर चीज़ Definitely, सही चल रही है। ज़रूरी Agreed. थोड़ी कि क्रिटिसाइज ही करें, तारीफ भी करनी Definitely. चाहिए। बहुत सारी Definitely. चीज़ें अच्छी चल रही हैं उनको हम 100%, 100%. Sohail sir, thank you so much for joining Thank us you once for- again on the show today. It was always so lovely to have you. So I appreciate you taking out the time from your very busy schedule to talk to Thank us you. about all of these things. और आप लोगों से मिलूंगी now on Friday. Till then, take care. खुदा हाफिज़.